हेलो बच्चों। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय पूर्व युग जो है, भारतीय पूर्व युग में हिंदी गद्य की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध थी और कौन कौन से प्रमुख लेखक थे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले हमने हमारा जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद बनारस अखबार, एक जो राजा से प्रशासित हिंद के द्वारा निकाला गया, उस पर चर्चा की। उसके बाद प्रजा हितैषी जो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद बहुत सारी रचनाओं पे, जैसे लल्लू लाल के प्रेम सागर, माधव विलास और सदा सुखलाल की सुख सागर, रानी केत की कहानी, मुंशी इंसाल्लाह खां की, नाच के तो पाख्यान सदल मिश्र की, ये सारी रचनाएं जो हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। आज हम भारतेंदु युग से पढ़ेंगे। भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना कि भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। जो भारतेंदु युग है ये भारतेंदु के जन्म के कुछ वर्ष बाद शुरू होता है। भारतेंदु का जन्म 1850 में होता है। उसके बाद 1868 से हम मानते हैं कि भारतेंदु युग प्रारंभ हो जाता है और 1868 से 1900 ईस्वी तक ये चलता है। इस युग को पत्र पत्रिकाओं का युग कहा जाता है, क्योंकि इस भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे सब पत्र पत्रिकाओं में किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसमें जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं कई पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है, जिसका बाद में नाम बदल कर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, और कवि वचन सुधा है, बाला बोधनी है। उसी तरह से इनके जो मंडल में कवि थे, इनके साथ जो कवि थे उनमें जैसे प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक रहे, और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक रहे। तो इस इनके मंडल के जितने भी कवि थे, यानी भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे, सब किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादक रहे हैं। इनके प्रमुख कवि, इनके मंडल के प्रमुख कवि में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, अमकिया दत्त व्यास हो गए, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि, ये सारे भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। हिंदी के विकास में काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893, ये भी याद रखना, काशी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893। और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी जो हिंदी है उसके विकास में काशी नागरिक प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। ये भी प्रश्न, ये मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती पत्रिका से कई बार प्रश्न आया है। तो सरस्वती पत्रिका से प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की है। भारतेंदु युग जैसे ही समाप्त होता है द्विवेदी युग आता है। अब भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, हिंदी का पुनर्जागरण काल, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु युग में हिंदी की नई नई विधाओं का जन्म हुआ, जैसे नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, कहानी, ये सारी विधाएं जो हैं नवीन हैं। तो हिंदी की जो पद्य वाली परंपरा थी, काव्य की परंपरा थी, उसको तोड़ करके गद्य परंपरा की नई नई विधाओं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ। इसीलिए भारतेंदु युग को हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है, यानी हिंदी का पुनः जन्म हुआ। फिर द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जागरण
सुधार काल। जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है? भारतीय युग में जो गद्य संबंधी रचनाएं हुई, उनमें क्या त्रुटियां थी, क्या गद्य संबंधी जो व्याकरण की त्रुटियां थी, वो सब द्विवेदी युग में सुधारी गई। इसीलिए द्विवेदी युग को जाग जागरण सुधार काल कहा जाता है। जा भारतीय द्विवेदी युग की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है या सबसे बड़ी सबसे प्रसिद्ध जो पत्रिका है वो सरस्वती है। सरस्वती पत्रिका से हर बार एग्जाम में एक आध प्रश्न आ ही जाता है, तो आप सरस्वती पत्रिका के बारे में अच्छे से जान लें। सरस्वती पत्रिका जो है, इसका संपादन 1900 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसके पहले संपादक चिंतामणि घोष होते हैं। चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक बने। उसके बाद श्याम सुंदर दास कुछ दिन तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। फिर 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। ये भी प्रश्न याद रखना, द्विवेदी युग जो है किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो जो द्विवेदी युग है, इसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो सरस्वती है। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष हैं। दूसरे संपादक मान लो श्याम सुंदर दास हो गए। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक लगातार इसके संपादक रहे। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और डॉक्टर नागेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा। अभी हमने बताया कि नहीं, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो किसने कहा था? ये डॉक्टर नागेंद्र ने। ये भी याद रखना कि किसने कहा था। कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था। जो थोड़ा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। अब हमने बताया ना कि जो व्याकरण संबंधित त्रुटियां थी या जो गद्य में रचनाएं होती थी, उनमें जो गलती होती थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसमें सुधार करते थे। और इसीलिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक देख लेते हैं, प्रमुख कवि या लेखक देख लेते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामचरित उपाध्याय हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए, नाथूराम शर्मा शंकर हो गए, सिया राम शरण गुप्त हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि ये द्विवेदी युग के लेखक हैं या कवि हैं। तो इनको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विकल्प वाले प्रश्न में कि इनमें कौन सा कवि या लेखक द्विवेदी युग का नहीं है। तो याद रखना द्विवेदी युग में ये सारे कवि आते हैं, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। फिर आता है हमारा शुक्ल युग। शुक्ल युग को दूसरा जो नाम है छायावादी युग। ये 1919 से 1938 तक चलता है। कई 1918 से 1936 तक भी है। तो याद रखना 1919 से 1938 या 1936 जो दिया हो, इसके आसपास ही छायावाद का समय रहता है। छायावाद जो है या शुक्ल युग 1919 से 1938 तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग कहा जाता है तथा द्विवेदी युग के पश्चात साहित्य में कलात्मक एवं भावुकता को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य से प्रकट होती है। विचारों, आदर्शों एवं आध्यात्मिक रहस्यवाद के प्रतीकों के द्वारा छाया अभिव्यक्ति देने के कारण इस युग को छायावादी युग के नाम से पुकारा जाता है। छायावादी कवियों ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण रूप का आविर्भाव किया। प्रसाद, निराला पंत, महादेव वर्मा, दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं से स्वतंत्र लेखों से नवीन मनोहर गद्य का रूप प्रदर्शित किया। इसी युग में वियोगी हर राय कृष्णदास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता से परिपूर्ण गद्य के भी दर्शन हुए। इतिहास लेखन और समालोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बृहत योगदान के बाद आलोचना के क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाफड़े, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की चेतना ने संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को चैतन्य रूप में प्रकाशित किया। जो शुक्ल युग है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जैसे पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और राम कुमार वर्मा, उनके अतिरिक्त लक्ष्मी सागर बर्कड़े, गणपतचंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब इसी युग के लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। उसके बाद बहुत सारी गद्य विधाओं में इन्होंने लेखन किया। ये इन सबको याद रखना है। अभी इनकी आगे हम रचनाएं पढ़ेंगे, वो रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। तो आज हमारा शुक्ल युग तक कंप्लीट हो गया है। शुक्ल युग तक हमने जान लिया है कि कौन कौन से लेखक किस युग के हैं। तो अब हमारा है शुक्लोत्तर युग, जिसे हम प्रगतिवादी युग कहते हैं। प्रगतिवाद जो है ये 1938 के बाद आता है। 1938 से 1938 से 1947 तक, या 1943 तक कहीं कहीं दिया, 1938 से 1943 या 47 ईस्वी तक इसका समय रहता है। 1938 के पश्चात हिंदी गद्य साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इस युग का हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया है। अब देखो, जो हमारा गद्य था अब तक काल्पनिक था, अब वो यथार्थ हो गया, सत्य पर लिखा जाने लगा है। क्योंकि जो प्रगतिवाद था वो मार्क्सवाद से प्रभावित था। मार्क्सवाद जो है गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को उठाने वाला था। तो अब यहाँ जो भारत की स्थिति थी, यहाँ अंग्रेज़ों का जो शासन था उससे जो लोग प्रताड़ित थे, उनकी प्रताड़ना को, उनके दुख को प्रगतिवाद ने अपनी काव्य, अपने कविता में, अपने लेख में लिखना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कांत युक्त एवं भड़कीले कवित्वमय वचनों ने लिया। इसमें भोगे हुए यथार्थ, मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या, राजनीतिक दुराचार, मानवीय भावों, विश्व बंधुत्व की भावना आदि का चित्रण होने लगा। यानी जितनी सामाजिक कुरीतियाँ थी वो सारी चीज़ें अब साहित्य में दिखने लगी। इस युग के गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई तथा साहित्यिक रचनाओं एवं कृतियों की प्रचुरता भी इस युग में सबसे अधिक रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आज इसी युग के रचनाकार रहे। अब ये सब रामविलास शर्मा जो हैं, अभी इनका नाम आपने शुक्ल युग में भी पढ़ा, तो ये शुक्ल युग में भी रहे और शुक्लोत्तर युग में भी रहे। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त। उसके बाद रेखाचित्र और संस्मरण रचनाकारों में पदम सिंह शर्मा जो हैं, इनको संस्मरण का जन्मदाता माना जाता है। महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये सारे प्रमुख रूप से शुक्लोत्तर युग के कवि या लेखक आप मान सकते हैं। इस युग में तनिक उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और अमृत राय की कलम का सिपाही उन्नत रचनाएं हैं। अब देखो, ये जीवनी लिखी जाने लगी निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई निराला के जीवन पर आधारित जीवनी है। कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के जीवन पर आधारित अमृत राय की जीवनी है। अमृत राय जो थे ये प्रेमचंद के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के ऊपर जीवनी लिखी जिसका नाम रखा कलम का सिपाही। आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के पश्चात पांडे, बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी रचनाएं जो हैं इनको याद रखना आपको, ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है, यही हैं जो पूछी जाती हैं। आज रचनाएं लोकप्रिय हुई। इस युग में विभिन्न उपन्यासकारों के भी दर्शन हुए, जिनमें प्रमुख यशपाल का जो झूठा सच है ये इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन की नए पौध, रत्नाथ की चाची याद रखना, आज उल्लेखनीय है। अब शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवाद के बाद आता है वर्तमान युग या स्वतंत्रोत्तर युग जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ नए नए लेखकों का आविर्भाव होता है, जैसे विष्णु प्रभाकर हैं, उपेंद्र नाथ, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं। निबंध के क्षेत्र में नव शैलियों, विषयों एवं रूपों का प्रसार हुआ तथा सांस्कृतिक, व्यक्तिक एवं सामयिक
विषयों पर दार्शनिक, भावात्मक, विचारात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई। विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञे, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेव वर्मा तथा हरिशंकर परसाई के नाम इस युग में विशेष रूप से कथनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का विशिष्ट सामर्थ्य इस काल में प्रदर्शित होता है। आज की पीढ़ी के जीवन के संघर्ष, आशाएं, आकांक्षाएं, कुंठाएं, विद्रोह तथा नवजीवन के मूल्यों की खोज इस युग के उपन्यासों व कहानियों के प्रमुख विषय हैं। किंतु शेखर एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण उपन्यास हैं। ये याद रखना, शेखर एक जीवनी, अज्ञे का जो निबंध है, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आज इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। इनका नाम इस युग के पथ पर सर्वोपर उल्लेखनीय है। वर्तमान में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि अनेक नवीन विधाओं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध प्रकाशित हो रहे हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए हिंदी गद्य का रूप विकसित हो रहा है। आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुए हैं। गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान तक गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रसार हुआ। हिंदी गद्य की विधाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी, इनमें कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास विधाओं का विकास भूतकाल से देखने को मिला, यानी जो प्राचीन है उनको हम प्रथम श्रेणी में रखते हैं, जैसे निबंध है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है। अब द्वितीय श्रेणी में हम जो नवीन विधाएं हैं उनको रखेंगे। जैसे द्वितीय श्रेणी में आपके अप्रधान व प्रकीर्ण विधाओं की है। इन नौ गद्य विधाओं में आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बस आगे हम कल अब एक एक विधा को अच्छे से जानेंगे कि निबंध किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, यानी जितनी भी गद्य की विधाएं हैं कल हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो हिंदी गद्य के प्रमुख रचनाकार हैं या जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देखेंगे कि क्या आपके पेपर में आ सकता है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। गुड नाइट।